नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हमारे साथ में जुड़े हैं रवि, हमारे साथ में जुड़े हैं गजेंद्र, हमारे साथ में जुड़े हैं निजू, हमारे साथ में जुड़े हैं जैनिस, हमारे साथ में जुड़े हैं चेतन राम। सभी का स्वागत है। जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। अपन बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 का जो प्रैक्टिस है टॉपिक वाइज अपने क्लास चल रही है, जिसमें आज की ये इतिहास की आपकी लास्ट क्लास रहेगी। कल से आपके ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज रहेंगे, ठीक है। जैसे ही ज्योग्राफी के अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लेंगे तो फिर आपके पॉलिटी के रहेंगे, तो सभी मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा दूंगा। तो ये आपके 1.0 आपका चलेगा, ये आपकी क्लास है वो यूट्यूब पे रहेगी। इसके बाद में जो आपके क्लासें भी चलेगी वो भी ऐप पर भी फ्री के अंदर ही चलेगी, ऐप पे भी, लेकिन वो ऐप पे चलेगी, ठीक है ना। तो लगभग आपके रोज के क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, रोज के 30 से 35 क्वेश्चन इसके अंदर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अंदर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर सभी को दिख रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आपको बार बार मैं कहता भी नहीं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, है ना। सभी के सभी कर दिया करो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जितने भी जुड़े हैं सभी आंसर दे दीजिए, जितने भी जुड़े हैं आंसर दे दीजिए सभी के सभी। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो के बारे में आपसे पूछा है, किसके बारे में पूछा है, मार्ले मिंटो के बारे में। चलिए, तो थोड़ा सा ओके, बिल्कुल थोड़ा जल्दी दीजिएगा, है ना, ठीक है। आंसर थोड़ा जल्दी देना आपको। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर दे रहे हैं वो नंबर 4 नंबर आपका सभी का आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सही आंसर दे रहा है और किसने अभी अभी तक भी आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है ना। चलो, तो बात करते हैं यहाँ पर सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम महिलाओं को राजनीति में लाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें मार्ले मिंटो अधिनियम था। इस मार्ले मिंटो अधिनियम के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा सा, तो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है। कौन सी होती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कितने, केवल और केवल 3% लोगों को ही मत देने का अधिकार था। कितने प्रतिशत लोगों को, तो आप बोले सर 3% भारतीय लोगों को मत देने का अधिकार था। इसी मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत अपन बात करें क्या, तो आप बोले सर प्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि पहले अप्रत्यक्ष होते थे, अब चुनाव प्रारंभ हो गए हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष चुनाव कब प्रारंभ हुए, तो मार्ले मिंटो अधिनियम कब का है, 1909 का अधिनियम है। 3% मत देने का अधिकार था केवल और केवल भारतीयों को। तो क्या महिलाओं को था, तो आप बोलिए सर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, कोई भारतीयों की भागीदारी नहीं, बस आप मत दे दो, है ना, क्या दे दो, सिर्फ और सिर्फ मत देना आपको, ठीक है ना, कोई भागीदारी नहीं बढ़ानी। विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार, कोई यहां पर विश्व युद्ध नहीं हो रहा था उस समय, ठीक है। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, बिल्कुल बात सही कर रहा है, क्योंकि 1909 के अंदर पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू होती है, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत होती है। किसके तहत होती है, मार्ले मिंटो अधिनियम। वैसे तो याद होगा आपको सभी को, मैंने पढ़ा भी रखा है, मार्ले मिंटो 1900 आपके यहाँ पर 1909 का है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये मार्ले मिंटो दो अलग अलग लोग है या एक ही है, तो ये दो अलग अलग है, ठीक है ना। मार्ले मिंटो अधिनियम यानी एक्ट है, और ये एक्ट आया था 1909 में आया था, ठीक है। चलिए, ये मार्ले कौन थे, तो आप बोलोगे सर ये तो भारत सचिव था। ये तो कौन था, तो आप बोलोगे सर भारत का सचिव था। अब बताओ भारत सचिव कहां पे बैठेगा, तो आप बोलोगे सर लंदन में बैठेगा। कहां पर बैठेगा, लंदन में बैठेगा। और ये मिंटो कौन था, तो आप बोलोगे सर ये मिंटो वायस राय था। कौन था, ये वायस राय था, ठीक है ना, ये याद रख लेना। ये थोड़ा सा क्या है, कट्टर टाइप का था, ये थोड़ा सा सही था, ठीक है। इन दोनों ने एक योजना बनाई और जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई। सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू होती है, वो किसके तहत, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत लागू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो, इतना याद रह जाएगा आपको, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल याद रह जाएगा। ये भी हमें याद रह जाएगा, 3% मत और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, ये भी लागू हुई थी, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है ना, ये आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था क्या इसको, तो बिल्कुल किया था। और कांग्रेस ने इस
निर्वाचन प्रणाली को 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। उस अधिवेशन में इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लेती है कांग्रेस। तो यह भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अजय कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं, ओके। रक्षु हमारे साथ में जुड़े हैं। देखो थोड़ी सी डिटेल रहती है तो भागना नहीं है। आप क्या है कि आपकी वो आदत पड़ रखी है कि सर ये क्वेश्चन, ये वाला आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते जाओ, है ना। फिर आप कहते हो कि सर वो क्वेश्चन आए नहीं। भाई जो पूछ लिया क्वेश्चन वो तो नहीं आएगा, लेकिन यहां से जो व्याख्या बताते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी आदत पड़ रखी है क्या है कि सर एक क्वेश्चन बताओ, उसका आंसर तुरंत बताइए और बस अगला क्वेश्चन दीजिए, है ना। चलिए तो चलो अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? नया घोषणा पत्र किसने कहा, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ। सभी जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को शेयर कर दो, है ना। पूरी मेहनत करके हम भी क्वेश्चन लेकर आते हैं तो आपका इतना तो फर्ज बनता है ना। और थोड़े से ज्यादा आया करो। आप 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग आ रहे हो तो कंटिन्यू आप आया करो। 11 बजे रोज क्लास शुरू होती है आपकी, ठीक है। इसके तहत 12:15 क्लास चलती है, एक आपके पॉलिटी की, और 3 बजे चलती है वो हिंदी की। मेरी 3 क्लासें चल रही है यहाँ पर, तो तीनों क्लासों में आ जाया करो। भारत सरकार अधिनियम 1935 का दासता का घोषणा पत्र किसने कहा था? दासता का घोषणा पत्र। नीजू का आंसर ए आंसर महात्मा गांधी, ठीक है, ओके। अजय कुमार का आंसर 3 जवाहरलाल नेहरू। चलिए जवाहरलाल नेहरू। और बताओ। भावना का आंसर है राजेंद्र प्रसाद, भावना का आंसर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रक्षु का आंसर है, ओके ठीक है। मोंती कुमारी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो बात कर लेते हैं। देखो सभी ने आंसर तो दिया है, लेकिन ए बी सी तीनों ने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, तो गलत हो जाएगा। बात करेंगे अपन 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? तो अपने सर 1935 का एक्ट। सबसे पहले एक तो उत्तरदायी शासन। कौन सा शासन? उत्तरदायी उत्तरदायी शासन लागू करने के लिए कहा। कौन सा शासन लागू करने के लिए कहा? तो अब सर उत्तरदायी शासन लागू करने के लिए इसी एक्ट के अंदर पहली बार नहीं कहा गया, दूसरी बार कहा। पहली बार 1919 का एक्ट में कहा और दूसरी बार कहा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। ये 1935 का जो एक्ट है वो कब लागू होता है? 1937 में लागू होता है। इसी के तहत 1937 के अंदर अखिल भारतीय सेवा का स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है अखिल भारतीय सेवा। कौन सी सेवा? तो आप सर अखिल भारतीय सेवा। इसकी बताओ गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय सेवा का गठन हुआ 1937 के अंदर, 1935 के एक्ट के तहत कहा था, 1935 के एक्ट के तहत। तो आप बोलिए सर बिल्कुल ये उत्तरदायी शासन लागू करेंगे ऐसा कहा। तो फिर यहां पर किनको लगा? जवाहरलाल नेहरू को लगा कि आप ऐसा हर बार, हर 20 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आप ऐसा एक्ट दे रहे हो जिसमें क्या है, जिसमें दासता का घोषणा पत्र है, आप फिर भी हमें उत्तरदायी शासन का घोषणा कर रहे हो और कोई भी हमें उत्तरदायी शासन आप दे नहीं रहे हो, यानी हमें दासता में ही रख रहे हो, गुलामी में ही रख रहे हो। यह किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें और थोड़ी सी चर्चा करें इस एक्ट के बारे में। तो यहां पर और थोड़ी चर्चा करेंगे इस एक्ट में। और क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो कहा कि ये आप ऐसी हमें, ये एक्ट आप ऐसे दे रहे हो हमें कि जैसे कि एक अनेक ब्रेक है। ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी के अनेक ब्रेक है। इसके क्या है? तो आप बोलिए सर अनेक ब्रेक है, ठीक है ना। और अनेक तो ब्रेक लगा दिए और इसमें इंजन भी नहीं है। इसमें क्या नहीं है? तो आप बोलिए सर इंजन भी नहीं है। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भी किसने कहा? तो ऐसा आप एक्ट हर आप 10 साल के बाद में हमें ऐसा एक्ट दे रहे हो जिसमें अनेक तो ब्रेक लगा दिए और उसमें इंजन भी नहीं है। उसमें क्या नहीं है? इंजन भी नहीं है। यह भी कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर 1921 में नरेंद्र मंडल या चैंबर ऑफ फ्रेंडशिप किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा आरंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा क्वेश्चन है। चैंबर ऑफ फ्रेंडशिप नरेंद्र मंडल, इसके चांसलर, प्रथम चांसलर कौन थे? एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम चांसलर के बारे में देख लेते हैं। चांसलर बताइए प्रथम चांसलर कौन है? एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? ये तो आरंभ होता है। गठन के बारे में आपसे पूछा जाए ना तो गठन कब होता है? 1920 के अंदर। कब? 1920 के अंदर गठन। इसके यहां पर पहली जो अध्यक्षता हुई थी वो बताओ। 1900 यहां पर आरंभ होता है 1921 में। किसके शासनकाल में ये आरंभ होता है ये आपको बताना है। आरंभ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये आपके चैंबर ऑफ प्रिंसेप के द्वारा पूछा है कि भाई किसके द्वारा आरंभ किया गया था, इसके बारे में बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके गौरी ओझा का गौरी ओझा हमारे साथ में जुड़े हैं। ओके गुड मॉर्निंग आपको। चेतन राम, भावना लोधी का, ओके ठीक है। चलिए और लोधी, ठीक है। चलिए और निशा का आंसर बिल्कुल ठीक है। राघव कुमार का सी आंसर, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट।
तीन आंसर। वेलेजली, वेलेजली की सहायक संधि कहां पे लेके आ रहे हो हैं? वेलेजली की सहायक संधि तो कहां पे, देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ऐसे जा रहे थे आपके सर। 1858 में पढ़ के आते हो, वेलेजली 1798 में पढ़ के आते हो, वेलेजली की सहायक संधियां है ना। तो बात कर रहे हैं 1921 की और आप चर्चा कर रहे हो 1800 की, तो दो ऑप्शन तो चांस नहीं थे, ठीक है ना। दो ऑप्शन तो आप कैसे ना कैसे ही काट लेते कि सर ये तो पक्का गारंटी के साथ में, ये तो हमें बहकावे के साथ में दिए हैं कि भाई ये तो तुम गलत कर ही देना, ऑप्शन में दो में लगा देना, आपकी इच्छा है तो, ठीक है ना। चलिए, तो आपसे पूछा है 1921 के नरेंद्र मंडल चैंबर ऑफ प्रिंसेप किसके द्वारा आरंभ किया गया? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा आरंभ किया गया था। बी आंसर नहीं होगा। कब की बात है? वेलेजली 1798 में सहायक संधियां नहीं पढ़ के आते क्या आप? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पढ़ के आते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था। वेलेजली ने तो क्या शुरुआत की थी? तो आप बोलोगे सर वेलेजली ने शुरुआत की थी, वो सहायक संधियां प्रारंभ की थी, और सहायक संधि प्रारंभ करने वाला पहला जो हैदराबाद था, कौन था? हैदराबाद था, जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी, ठीक है ना। तो ये तो आपका चांस नहीं होगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि प्रथम चांसलर नरेंद्र मंडल के कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको नहीं पता होगा तो याद रख लेना, बीकानेर के शासक थे, बस इतना तो याद रख ही सकते हो। बस इतना याद रखना है, नरेंद्र मंडल राजस्थान के थे, बीकानेर के शासक थे, नाम था गंगा सिंह। नाम क्या था? तो आप बोलोगे सर महाराजा गंगा सिंह थे, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, महाराजा गंगा सिंह इनके प्रथम चांसलर थे। महाराजा गंगा सिंह कहां के शासक है? बीकानेर के शासक है। कहां के शासक थे ये? तो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, इनके प्रथम चांसलर थे। यानी ये नरेंद्र मंडल एक राजाओं का संघ था। क्या था? राजाओं का एक संघ था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया था, सबको पता है ये तो माउंटबेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत ने जनमत संग्रह किया गया था? जनमत संग्रह कहां पे हुआ, ये आपसे पूछा है माउंटबेटन प्लान के बारे में। सभी का आंसर आना चाहिए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। जितने भी जुड़े भाई सभी की सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना। पूरी मेहनत करके क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए, और फिर आप इतने कम रहते हो तो थोड़ा सा वो भी देखो आप इस चीज को, है ना। बाकी आपके लगभग देखो थोड़े दिन बाद में ऐप पे भी क्लास चलनी शुरू हो जाएगी आपके, और उसमें आपके लगभग प्रत्येक टॉपिक से 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से 2010 से लगा के 2023 तक के पुराने पेपर आपके प्रत्येक टॉपिक वाइज रहेंगे। 150 क्वेश्चन वो ऐप पर रहेंगे, ठीक है ना। ऐप पर रहेंगे, या तो फ्री रहेंगे या फिर 20-50 रुपए ले लेंगे आपसे, और ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये आपके ऐप पर रहेंगे 150 क्वेश्चन। तब तक तो आप 30-35 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के मैं लेके आ ही रहा हूँ, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये आपके एक ऐसे समझ लो कि सर डेमो ही मिल रहा है आपको, कि इस तरीके से आपकी ये क्लासें मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आपके यहाँ पर माउंटबेटन प्लान जून के अंदर आया था, जून 1947 में। तो इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। पंजाब दे रहे हैं, ठीक है, गलतियां तो कर रहे हो इसका मतलब, है ना। चलिए, चलो थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं अपन माउंटबेटन योजना के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बारे में देख लेते हैं कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो, माउंटबेटन योजना है, तो माउंटबेटन योजना बताओ कब की है? तो आप बोले सर 3 जून की है। कितनी जून की? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। इसको क्या कहा जाता है? डिक्की बर्ड भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोले सर डिक्की बर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिक्की बर्ड योजना, कौन सी योजना को डिक्की बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है? तो आप बोले सर माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला अपन बात करें तो सर इस योजना में क्या क्या कहा गया था उसके बारे में बताओ, क्योंकि वहीं से तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि इस योजना में क्या क्या कहा गया, वही तो आपसे पूछा है आपसे। तो आप बोलोगे सर पहली बात तो 15 अगस्त को, कितनी अगस्त को? 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद, पाकिस्तान को भी अलग अलग कर दिया जाएगा। तो भारत को और किसको? पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया जाएगा? डोमिनियन राज्य घोषित कर दिया जाएगा। कौन सा राज्य? डोमिनियन राज्य। पहली योजना समझ में आई? तो बोलिए सर पहली योजना यह थी कि भारत और पाकिस्तान को क्या कर देंगे? डोमिनियन राज्य घोषित कर देंगे। पहली बात आ गई समझ में। अगला अपन बात करें तो आप बोलिए सर बंगाल को, किसको? बंगाल को और पाकिस्तान को, क्योंकि बंगाल में भी तो अलग हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पंजाब में भी तो अलग हो गया था, पंजाब में भी तो अलग हो गया था। आप बिल्कुल सही है सर, पंजाब भारत वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, इन दोनों के मुस्लिमों को, इन दोनों के जो भी मुस्लिम थे ना, उनको कहा कि आप चाहे तो इंडिया में मिल सकते हो, आप चाहे तो कहां पे मिल सकते हो? तो आप चाहो तो कहां पर? तो आप बोलोगे सर
भारत में मिल, यानी पाकिस्तान में मिल सकते हो। तो इनके मुस्लिमों को कहा, किसको कहा, मुस्लिमों को कहा, सभी जनता से नहीं पूछा। इसका मतलब जनमत संग्रह तो नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? तो आप बोलोगे सर जनमत संग्रह नहीं हुआ था, ठीक है। इनसे मुस्लिमों से क्या मांगी थी? राय मांगी थी। क्या मांगी थी? राय मांगी थी कि भाई आप इच्छा है तो इसमें मिल जाओ। सभी से नहीं पूछा, इसका मतलब ये वाला पंजाब वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया है ना। पंजाब वाले में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही बोला गया था। चलिए अगला अपन बात करें इसके बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चर्चा करते हैं। अगली इस योजना में और क्या बोला गया? इसमें बोला गया असम सिलचर। कौन सा सिलचर? तो आप बोलोगे सर असम के अंदर है, सिलचर है, ठीक है, सिलचर। तथा इसी के साथ में उत्तर पश्चिमी सीमा। कौन सी सीमा? उत्तर पश्चिमी सीमा। इस सीमा में जो भी सदस्य रह रहे थे वहां पर क्या किया गया? जनमत संग्रह किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एक तो असम सिलचर सीमा, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बच्चा यहां पर क्या है कि माउंटबेटन योजना बस इतना सा याद करके जाता है कि सर ये वाली योजना है, लेकिन इस योजना में क्या क्या हुआ वो मैंने आपको पूरा बता दिया। असम सिलचर कौन सी? तो आप बोलोगे सर असम सिलचर और उत्तर पश्चिम सीमा, यहां पर करवाया जनमत संग्रह करवाया, ठीक है ना। चलिए तो ये जनमत संग्रह उत्तर पश्चिम यानी गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र? गुजरात वाला क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल, यहां पर जनमत संग्रह करवाया गया। और क्या किया गया माउंटबेटन योजना में? तो आप बोलोगे सर माउंटबेटन योजना के तहत ही रेड क्लिफ सीमा का भी निर्धारण किया गया था। किसका निर्धारण किया गया? रेड क्लिफ सीमा का, रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण भी किया, वो भी किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, ठीक है ना। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन पूछा है प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखी थी? बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। ओके, मोंती कुमारी का आंसर बिल्कुल, अजय का आंसर, मोंती कुमारी का आंसर, निशा का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए गणपत सोडा का आंसर ठीक है, चेतन का आंसर बिल्कुल। सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है ना। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो है ना। और अपने दोस्तों को भी जरूर बोलो कि भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो है ना। हम भी पूरी मेहनत से आपके साथ में जो है क्वेश्चन वगैरह लेकर आते हैं। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये किसकी है? सबका गलत होएगा इसमें, क्योंकि सभी यहां पर दिमाग लगाएंगे अपना अपना, ठीक है ना। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, चलिए राम प्रसाद बिस्मिल ही सभी बना रहे हैं। भावना का आंसर ए है, श्रुति का आंसर, श्रुति का डी है, ओके बिल्कुल। और भी बताओ, देखते हैं आज कितने गलत करते हो। सोचिए आप एग्जाम में जीडी का एग्जाम देने गए और ये का यही क्वेश्चन आ गया तो आपके कितने सही हुए। घर पर आकर आए तो तब तक तो ऐसे सोचोगे सर सरफरोशी की तमन्ना पक्का हमारा सही है ना। और फिर आकर देखोगे और गूगल करोगे तब नाम आएगा क्या? तो आप बोलोगे सर बिस्मिल अजीमाबादी, क्या नाम आएगा? बिस्मिल अजीमाबादी, तब समझ में आएगा, खास उस टाइम याद रख लेते हैं ना। तो ठीक है गलत हो गया सबका। अशफाकुल्ला खान भी नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है। तीनों के तीनों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? तो आप बोलोगे सर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य। और कब गठन होता है इसका? तो 1924 में गठन होता है। इसी के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती होती है, सबको पता है ना ये तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा हुआ है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये आपके पूछा है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में से किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस? तो आप बोलिए सर इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में से किस वर्ग हो गया था, इसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर सबसे पहले। गोपाल, ओके, गणपत का, अच्छा गणपत का आंसर ठीक है, मोंती कुमारी का, रिंकू का आंसर, निशा का आंसर ठीक है। चलिए ओके, याद रख लेना, आज के बाद में गलत मत करना, ठीक है ना। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में से किस वर्ष में हुआ है, यह आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ये तो सबको पता है ना। तो आप लोग सर बिल्कुल पता है, 1905 में कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन, ठीक है। 1906 के अंदर तो आप लोग सर मुस्लिम लीग की स्थापना, किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 के अंदर तो आप बोलोगे सर यहां पर कांग्रेस का विभाजन, किसका विभाजन? कांग्रेस का विभाजन। ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो किसका विभाजन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर कांग्रेस का विभाजन 1907। तीनों डेट याद रह जाएगी, 5 में विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 7 में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और 1909 में मार्लिमेंटो अधिनियम आ जाता है। चलो बात करते हैं 1909 का। तो आप बोलोगे सर ये आपका अधिनियम है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे होता है? सूरत में होता है। कहां पर होता है? सूरत में।
अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? तो आप बोलिए सर रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी आपसे पूछ लिया जाए, रास बिहारी पूछा हुआ है, पूछ लिया क्या जाए, पूछा हुआ है, काफी बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो ये याद रख लो, तो आप बोलिए सर बिल्कुल याद रख लेंगे। अब ये तो हो गई, यहां पर कांग्रेस अलग हो गई, यानी नरम पंथ और गरम पंथ है, ये तो हो गए अलग। तो चलिए बात करते हैं वापस एक कब हो गए, तो 1916 के अंदर, 1916 में अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में अपन बात करें तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण। अंबिका चरण के बारे में अपन बात करें, अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने क्या किया था? तो आप बोलिए सर इन्होंने की थी अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन की 1916 में। और कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल है, वो आपके ये गरम दल और वापस नरम दल वापस क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए मुस्लिम लीग के साथ में समझौता कब हुआ? ये एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कि बताइए मुस्लिम लीग के साथ में, किसके साथ में? मुस्लिम लीग के साथ में समझौता होता है कांग्रेस का, वो कब होता है? तो वही तो याद रखना आपको कि कब होता है? 1916 में। कब होता है? 1916 के अंदर होता है। याद रह जाएगा इतना? तो आप लोग सर बिल्कुल याद रह जाएगा, ये वापस मिले ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की समझौता, मुस्लिम लीग का समझौता है वो 1916 के अंदर लखनऊ, ये आपका लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन, अरविंदो घोष का नाम किस संयंत्र मामले में जुड़ा है? अरविंदो घोष के बारे में आपसे पूछा है। जितने भी जुड़े हैं भाई सभी सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। सभी आपके आज हिस्ट्री की जो लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद में आपके ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, वही 30-30 क्वेश्चन चलेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, चलिए और इसी तरह व्याख्या के साथ में अपन चर्चा करेंगे पूरा का पूरा डिटेल के साथ में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक। ठीक है ना? चलिए बताओ जल्दी से इसका आंसर। काकोरी ट्रेन डकैती तो सबको पता है ना, कब हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, 1924 में उसका गठन होता है और 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। कौन सी डकैती हो जाएगी? 1925 के अंदर काकोरी ट्रेन डकैती। राम प्रसाद बिस्मिल थे इसके अंदर, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल सभी का आंसर ओके, डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर। चलिए सभी को पता भी था, इसका मतलब इसमें तो आपको नहीं फंस पाए है ना। मैं सोचा ये वाला क्वेश्चन में तो आपको सबको फंसा लेंगे। चलिए इसमें अरविंदो घोष का नाम किस में है? तो आप सर अरविंदो घोष अलीपुर षड्यंत्र मामला। ठीक है ना? अलीपुर षड्यंत्र मामला, एक जज के ऊपर बम फेंक दिया। किस पर? जज के ऊपर। ठीक है ना? मुजफ्फरनगर के अंदर। कहां पर? मुजफ्फरनगर के अंदर। अलीपुर षड्यंत्र मामला क्या था? तो सीधा सीधा याद रखो, मुजफ्फर की बात है। कहां की बात है? तो आप सर मुजफ्फरपुर है, यहां की तो बात है 1908 की। और इसमें बताओ किस पर? तो आप सर यहां का जज था, उस जज पर क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। उस जज पर क्या फेंक दिया? तो आप सर बम फेंक दिया और इस जज की हो गई मृत्यु। अलीपुर षड्यंत्र केस था। को किसने बम फेंका? अरविंदो घोष ने फेंका था। काकोरी ट्रेन डकैती सबको समझ में आ गई होगी। लाहौर षड्यंत्र केस कब का है? लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर 1912 का है लाहौर षड्यंत्र केस, है ना? लाहौर षड्यंत्र, हाँ 1912 का है। कब का है? 1912 का है लाहौर षड्यंत्र केस। और लाहौर षड्यंत्र केस में तो आप सभी को पता भी होगा, हार्डिंग पर बम फेंका था। किस पर बम फेंका था? हार्डिंग पर। जो हार्डिंग बम कांड, इसको क्या कहा जाता है? तो आप बोलिए सर हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस, कौन सा केस हो जाएगा? लाहौर षड्यंत्र केस। सदस्य कौन थे बम फेंकने वाले? रास बिहारी घोष। और यहां पर और कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और कौन थे? सचिंदर नाथ सान्याल थे। कौन थे? सचिंदर नाथ सान्याल। तो रास बिहारी, इसके अंदर कौन थे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष। और कौन थे? तो आप बोलिए सर सचिंदर सान्याल थे, सचिंदर सान्याल। ओके, याद रह जाएगा ये भी आपको। ठीक है ना? मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में अपन बात करें तो मेरठ षड्यंत्र केस ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना 1929 के अंदर मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर अगला है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में है ना, के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। ये डकैती कब हुई है? इसके बारे में आपसे पूछा है। बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो। पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ में क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं आपके। आज हिस्ट्री की लास्ट है तो कल आपके ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, ज्योग्राफी के जो एमसीक्यू है वो रहेंगे। ठीक है ना? तो काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ में ट्रेन डकैती हुई है, इसके बारे में आपको बताना है।
1925 बिल्कुल सही है, ये तो आपका अभी मैंने आपको बता भी दिया था। 1925 के अंदर काकोरी ट्रेन डकैती कितनी तारीख को? 9 अगस्त को। कितनी अगस्त को? 9 अगस्त 1925 को यह काकोरी ट्रेन डकैती होती है। सदस्य के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर हिंदुस्तान, नाम याद रह जाएगा ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य किसके सदस्य हैं? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे इसके अंदर। और सदस्य कौन कौन थे यही तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसी के साथ में राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में अपन बात करें, राजेंद्र लाहिड़ी थे। सर और कौन थे? तो आप बोलोगे सर राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, ठीक है। अशफाक उल्लाह खान थे, कौन थे? तो आप बोलोगे सर अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान थे। और इन्हीं के साथ में एक जो भाग गए थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ये हाथ नहीं आए, है ना, ये क्या कर दिए? तो अब सर ये आजाद ही रह गए। क्या रह गए? आजाद रह गए, यानी हाथ नहीं आए। बाकी ये तीनों हाथ आ गए थे, इनको तो फांसी दे दी गई थी, बाकी को किसी को फांसी दी नहीं गई। और चंद्रशेखर आजाद है वो हाथ आए नहीं थे। 1925 की घटना है। कब की घटना है? 1925 की घटना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के अंदर सदस्य में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। ओके, श्रुति का आंसर, चेतन का, जेनिस का आंसर, निशा का आंसर, सुप्रिया का आंसर, सेठी का आंसर बिल्कुल ठीक है, निशा का आंसर भी, मोंती का, भावना का। चलिए सभी का अच्छा आंसर है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दो सर। ओके, कल देखो टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू चल ही रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो आपके चल रहे हैं ना, टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो चल ही रहे हैं आपके। ये आपके देखो हिस्ट्री के मैंने लगभग 8-9 वीडियो के अंदर लगभग अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना, काफी क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो इस तरीके से आपको क्लास और भी देखो, मेरी कोशिश तो यही है ना, मेरी कोशिश ये है कि मैं एक क्लास लेना चाहता हूं 2010 से लगा के 2023 तक का, है ना, 2023 तक के पुराने एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन इसी तरीके से व्याख्या के साथ में, इसी तरीके के व्याख्या के साथ में। लेकिन ये क्या है कि ऐप पर रहने की संभावना ज्यादा है, इस पर ऐप पर रहने की संभावना है, तो इस पर भी चर्चा चल रही है ना। और यदि कोशिश तो मेरी यही है कि फ्री के अंदर ही रहे, क्योंकि देखो इतना कोई है भी नहीं, लेकिन कुछ इनकम भी नहीं है ना, कुछ इनकम वगैरह भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके रखेंगे तो इस भी इससे 50 रुपए समथिंग रखेंगे, 50-60 रुपए, है ना। इससे ज्यादा मैं भी बोल दूंगा भाई नहीं मत रखना, है ना, किसी का भी नहीं रखना अपने को। तो यहां पर रखेंगे। ये कोशिश चल रही है कि भाई 2010 से 2023 तक के पुराने एग्जाम के पेपर है जितने भी, टॉपिक वाइज करवा दीजिए। ओके, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। बता दीजिए जल्दी से। तो आप बोलोगे सर इसके सदस्य थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कौन सी पार्टी से थे? तो आप बोलोगे सर लिबरल पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे? तो आप बोलोगे सर ये सदस्य चुनकर गए कौन सी पार्टी से चुनकर गए? लिबरल पार्टी से। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी है, ठीक है, याद रख लेना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच में हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य होता है, यह आपसे पूछा है। पूना पैक्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, बताइए इसका आंसर। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य होता है? बिल्कुल सभी का आंसर भी सही आंसर आ रहा है, डी आंसर, बी आर अंबेडकर के मध्य, ठीक है। चलिए पूना पैक्ट के बारे में अपन बात करें उससे पहले देखो पूना समझौता होता है, कौन सा समझौता? तो बोलोगे सर पूना समझौता, पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और किसके मध्य? बी आर अंबेडकर के मध्य होता है। क्यों होता है? तो आप बोलोगे सर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे थे कि दलितों के लिए, किसके लिए? दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग से, मुस्लिमों के लिए अलग से है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, वैसे के वैसे ही दलितों के लिए, किसके लिए? तो सर दलितों के लिए है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू होनी चाहिए, ये कहा था बी आर अंबेडकर साहब ने कहा था, ठीक है। गांधी जी को ये सही नहीं लगा कि ऐसे तो फिर यहां पर जैसे मुस्लिम अभी अलग देश की मांग करने लगे, फिर इस तरीके से तो यहां पे भी सब हिंदू धर्म में भी अलग अलग सब अपने अपने यहां पर जैसे कि फिर दलित कहेंगे, फिर यहां पर जन जो भी है वो सब अपने अपने बोलेंगे कि सर हम भी, हमारा भी पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, इस तरीके से। तो गांधी जी की थोड़ी सी यहां पे लंबी सोच थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है अपने बीच में क्या हो
जाए, एक पूना समझौता हो जाए। लेकिन इससे पहले की घटना के बारे में अपन बात करें तो महात्मा गांधी कहां पे थे, तो आप बोलोगे सर यवर्दा जेल के अंदर थे। कौन सी जेल के अंदर थे, तो आप बोलोगे सर ये थे यवर्दा जेल के अंदर, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं यवर्दा के अंदर, यवर्दा जेल है, इस जेल के अंदर इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। क्या कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 सितंबर की बात है, कब की बात है, तो आप बोलोगे सर 20 सितंबर 1932 की बात है, 1932 की, ठीक है ना। 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने यहां पर अनशन शुरू कर दिया कि मैं तो जब तक मरूंगा जब तक यहां पर ये अनशन करता रहूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर महात्मा गांधी के साथ में कुछ लोग आते हैं, राजेंद्र प्रसाद आते हैं, मदन मोहन मालवीय आते हैं और सी राजगोपालाचारी आते हैं। कौन कौन आते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो आप बोलोगे सर एक तो राजेंद्र प्रसाद आएंगे, कौन आएंगे, राजेंद्र प्रसाद आएंगे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय आएंगे, मदन मोहन मालवीय आएंगे और सी राजगोपालाचारी आएंगे, राजगोपालाचारी आएंगे। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएंगे, ये तो सभी आएंगे। और क्या करवाया, तो आप बोलोगे सर पूना समझौता। बस यही तो एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन उठा रहा है कि बताइए उस समय पूना समझौता करवाने के लिए कौन कौन सदस्य शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी। तो ये तो घटना है अनशन की। तो आप बोलोगे सर ये समझौता कब हो गया, 26 तारीख को हो गया, 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को हो गया था, ठीक है। याद रह जाएगा इतना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर इस समझौते के अंदर क्या किया गया, तो यहां पर दलित को पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं दी गई दलितों को, तो फिर क्या किया, इनको अलग से सीटें दे दी गई थी। क्या दे दी गई, तो आप बोलोगे सर सीटें दे दी गई, ठीक है ना। अब सीटें दे दी गई, उसी के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर 147 सीटें, कितनी, 147 नहीं 141 सीटें दे दी गई थी। कितनी, पहले थी 71, पहले कितनी थी, 71 सीटें थी, 71 से बढ़ा के 141 कर दी गई थी। कितनी, 141 सीटें कर दी गई थी। और 18% है वो केंद्रीय विधानमंडल में, कितने प्रतिशत, 18% कर दी गई थी, ओके, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके यहां पर कर दिया गया था इस पूना पैक्ट के अंदर। बोलो पूना पैक्ट याद रह जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रह जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, बताइए जल्दी से इसका आंसर। अच्छा इतने क्वेश्चन अच्छे लेकर आते हैं तो भी आप बीच में है ना 1 घंटा नहीं दे पाते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखते हो फिर भाग जाते हो, 2 क्वेश्चन देखते हो फिर भाग जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। इतने क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आए ना तो भी आपको हजम नहीं होता है, ठीक है। चलिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, इसके बारे में आपको बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर बिल्कुल सभी का आंसर भी सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए कब प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप बोलोगे सर ये 8 अगस्त को, कितनी अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को बंबई के अंदर, कौन से में, तो आप बोलोगे सर बंबई, और बंबई में भी गवालिया टैंक मैदान, कौन सा मैदान, बंबई में तो जब भी मैदान पूछे ना तो ये गवालिया टैंक मैदान ही है। कौन सा मैदान है, गवालिया टैंक मैदान। यहां से भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर यहां पर शुरू हो जाता है। और इसी दिन बताओ 8 जून को ही क्या किया, तो आप बोलोगे सर 8 अगस्त को ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। किसका नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, वो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर ही दिया था, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या है थोड़ा सा और होशियार है और पूछेगा अब भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ क्या था, हुआ क्या था। आप इतना सा पढ़ के जाते हो, एग्जामिनर पूछता है कि उस समय समानांतर सरकार का गठन कहां कहां पे हुआ। पहली बात तो क्या हुआ, समानांतर, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ क्या था, तो आप बोलोगे सर समानांतर, समानांतर है ना, समानांतर सरकार का गठन हुआ। क्या हुआ, तो आप बोलिए सर पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछेगा कि समानांतर सरकार का गठन, किसका गठन हुआ, समानांतर सरकार का गठन हुआ, वो कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में हुआ। अच्छा समानांतर सरकार क्या होती है, तो आप बोलिए सर जैसे अपन बात करते हैं अंग्रेज, जैसे अंग्रेज सत्ता चला रहे हैं वैसे के वैसे ही जनता सत्ता चलाएगी, वैसे के वैसे ही क्या चलाएगी, जनता सत्ता चलाएगी, समानांतर सरकार हो गई। कहां कहां पे गठन हुआ, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो ये हुआ था बलिया के अंदर, कहां पर, बलिया और सतारा के अंदर, याद रह जाएगा। और एक है कोटापुर के अंदर, कहां पर, कोटापुर के अंदर, ठीक है। जी डाल दिया करो हजम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है ना। चलो तो अपन बात करते हैं यहां पर समानांतर सरकार के बारे में देख रहे थे। तो समानांतर सरकार एक तो सतारा के अंदर, एक याद रखना बलिया के अंदर, और एक था वो था दक्षिण के अंदर कोटापुर। कौन सा पुर, तो आप बोलोगे सर कोटापुर। यहां पर समानांतर सरकार का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। फिर आप कहोगे कि सर हमारे लिए नया क्वेश्चन आ गया था, हमें पता नहीं चला था, भारत छोड़ो हम तो सिर्फ इतना ही रट के जाते हैं 8 अगस्त, ठीक है। और ये समानांतर सरकार
प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, इसके बारे में आपको बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कौन देता है सबसे पहले इसका आंसर। महात्मा गांधी ने कब ये प्रवेश किया था इसके अंदर, राजनीति में प्रवेश कब किया, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जो भी जुड़े हैं भाई सभी आंसर दिया करो इसका। तो बताओ जल्दी से। चंपारण, बी आंसर चंपारण आंदोलन, बिल्कुल ठीक है। चलिए चंपारण बिल्कुल सभी का सही आंसर भी है। चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन है? तो बोलिए सर चंपारण, क्योंकि 1915 के अंदर कौन आ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से कौन आए? तो आप बोलिए सर दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए। कब आए? तो आप बोलिए सर महात्मा गांधी आते हैं वो कब आए? 1915 के अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये भारत की यात्रा पे चले जाते हैं। 1917 की घटना है और 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह होता है। 1917 के अंदर कौन कहां पे होता है? तो आप बोलिए सर बिहार के अंदर। कहां पर हुआ? बिहार के अंदर। और बिहार में हुआ तो बिहार से कौन आता है? राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला आते हैं, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप चंपारण आइए, क्योंकि चंपारण में थी दिक्कत थी, वो थी नील की समस्या। नील खेती के किसानों को कोई समस्या थी। तीन कठिया पद्धति, कौन सी पद्धति? तीन कठिया पद्धति थी, ठीक है ना। तीन कठिया पद्धति यानी ये खेत है, इसका तीसरे हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसकी? तो आप बोले सर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। और फिर गांधी जी ने नेतृत्व किया और ये थोड़ा सा इसमें यहां पर किसानों को राहत मिली थी। बोलो इतना समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। ये तो अगला अपन बात करें गांधी जी की 1917 के अंदर, तो यहां पर 1917 में तो आप बोलोगे सर ये तो चंपारण था। 1918 के अंदर कौन सा था? तो आप बोलोगे सर 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर था। 1918 के अंदर एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नाम भी याद रखना, अहमदाबाद, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन। अच्छा ये क्या आंदोलन था? तो ये भी गांधी जी ने नेतृत्व किया। किसने नेतृत्व किया? तो बल्कि सर गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अहमदाबाद मील मजदूर कहां पर होता है? गुजरात में। उस समय प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैलने पर लोगों को अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस प्लेग में भी आप काम कर लो, इसमें भी काम करो, हम पैसे ज्यादा देंगे। हम क्या देंगे? पैसे ज्यादा देंगे। लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ तो ये पैसे भाई जो बोनस था वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? बोनस नहीं दिया। किसानों ने यहाँ पर मील वाले जो मजदूर है उन्होंने आंदोलन कर दिया। गांधी जी ने नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें एक और यहां पर आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1918 का खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा आंदोलन, ठीक है। खेड़ा आंदोलन में भी क्या होता है? तो इसके अंदर यहां पर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? तो आप बोलोगे सर अकाल। और अकाल पड़ गया और अंग्रेज कह रहे हैं कि कर दो। अंग्रेज क्या कह रहे हैं? कर दो। तो कर नहीं देने के लिए मना कर दिए थे किसान। तो आप बोलोगे सर कर नहीं देंगे क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो देंगे लेकिन कम देंगे, ठीक है। तो ये खेड़ा आंदोलन 1918 का है, ये भी याद रख लेना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सही है? कालक्रम के अनुसार सही है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आपसे पूछा है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ देखते हैं कौन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा प्लान है? ये आपका प्लान है कैबिनेट मिशन प्लान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपसे पूछा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान, इनके कालक्रम बता दो। इसका कालक्रम बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो आप बोलिए सर अवज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? अवज्ञा। अवज्ञा करके नमक बनाएंगे। अवज्ञा करके क्या करेंगे? नमक बनाएंगे। और नमक यानी दांडी यात्रा 1930 वाली, है ना। तो याद रह जाएगा उससे। तो आप बोलिए सर बिल्कुल याद रहेगा, 1930 है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी पढ़ के आए। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट है ना। तो अब सर पहले क्रिप्स आता है फिर कैबिनेट आता है, तो कैबिनेट मिशन 1946 का है। कब का है? 1946 का। ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। 1946 बिल्कुल सभी का ए आंसर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन के बारे में बताओ जल्दी से इसका आंसर। जो भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। बता दोगे खिलाफत आंदोलन? तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
कौन थे नेतृत्वकर्ता, कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ये तो याद है आपको सभी को। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अबुल सर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व के बारे में आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद अली थे। कौन से अली थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। शौकत अली थे, ठीक है। चलिए, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो 1919 के अंदर होता है। कौन कब होता है? तो अब सर खिलाफत आंदोलन होता है वो 1919 के अंदर होता है। अच्छा, कारण क्या था? तो एक सीवर्स की संधि हुई। कौन सी संधि होती है? तो अब सर सीवर्स की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, सीवर्स की संधि। इस संधि में क्या हुआ सर सीवर्स की संधि के अंदर? तो सीवर्स की संधि के अंदर यह हुआ, इसके बारे में अपन बात करें तो सीवर्स की संधि में तुर्की के खलीफा, किसके खलीफा? तो अब सर तुर्की के जो खलीफा है, इन खलीफाओं को अपने भारतीय तो क्या मानते थे? इनको खलीफा मानते थे, है ना। जो तुर्की का जो सुल्तान होता था ना, उनको खलीफा मानते थे, अपने जो भारतीय मुसलमान थे वो, ठीक है। चलिए, तो इस सीवर्स की संधि में तुर्की के खलीफा इस पद को कर दिया समाप्त। इसको क्या कर दिया गया? तो अब सर समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए और बताओ, इस तुर्की का कर दिया विभाजन। इस तुर्की का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया। तो भारतीय लोग हो गए नाराज। भारतीय लोग क्या हो गए? तो अब सर नाराज। एक तो पद समाप्त कर दिया क्योंकि भारतीय मुस्लिम इनको खलीफा मानते थे, विभाजन कर दिया तुर्की का। तो फिर मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया? तो अबुल सर खिलाफत आंदोलन किया था। खिलाफत आंदोलन किया था, समझ में आ गया? तो अबुल सर बिल्कुल आ गया। खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन ये अपन बात करें 1919, ओके, ठीक है, 1919 का है, ये भी याद रख लेना। और 1920 के अंदर की घटना है ये सीवर्स की संधि वाली। कौन सी? सीवर्स की संधि वाली 1920 की घटना है। कब की है? 1920 की, ठीक है। चलिए, खिलाफत दिवस कब मनाया? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया था। एग्जाम में काफी बार पूछा है कि खिलाफत दिवस कब मनाया। दिवस के बारे में आपसे पूछा जाए तो 17 अक्टूबर को मनाया। कितने अक्टूबर को? 17 अक्टूबर 1919 को हमने मनाया वो खिलाफत दिवस। गांधी जी को ये लगा कि मुस्लिम लोग इनको यहां पर इतना मान रहे हैं तो अपन भी थोड़ा सा भाग ले लेते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, ठीक है। तो गांधी जी ने भी इसमें क्या किया? खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो अबुल सर बिल्कुल आ गया। तो गांधी जी ने अध्यक्षता कब की? तो अबुल सर ये 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस मनाते हैं और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वो की थी अगस्त, यहां पर अक्टूबर के बाद में नवंबर, यानी नवंबर 1919 के अंदर इन्होंने, गांधी जी ने भाग लिया था। ओके, याद रह जाएगा। ये सीवर्स की संधि इंपोर्टेंट कर लेना। इसमें सीवर्स की संधि कब की है? 1920 के अंदर सीवर्स की संधि होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अपने उपन्यास आनंद मठ में, अपना उपन्यास है भाई, कौन सा उपन्यास है? तो सर आनंद मठ है। और आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? कौन सा विशेष जो आपके ये हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा है। कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था उसके बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन तो आप लोग सर आनंद मठ किसका? बंकिम चंद्र का है, ठीक है। चलिए इसमें एक यहां पर लिखा हुआ है भाई, एक आंदोलन लिखा हुआ है और ये आंदोलन कौन सा है उसी के बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए 15 में बी आंसर, ओके, ठीक है। चलिए बी आंसर, डी आंसर बिल्कुल ठीक है। विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बिल्कुल। चलिए सभी का अच्छा आंसर है फिर तो, है बहुत अच्छी तैयारी है फिर तो। चलो, गलत होने के चांस ही नहीं है ना। देखो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तभी थोड़े से मजे आएंगे। पुराने एग्जाम से संबंधित पता होने चाहिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा सन्यासी विद्रोह के बारे में। किसके बारे में? सन्यासी विद्रोह के बारे में अपन बात करें। एक तो कहां पे होता है? तो आप सर बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र के अंदर होता है? बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर, बंगाल और बिहार क्षेत्र में होता है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व आपसे पूछा जाए बंगाल और बिहार क्षेत्र में, है ना, बंगाल और बिहार क्षेत्र में नेतृत्व आपसे पूछा जाए कि सर नेतृत्व किसने किया? तो केना सरकार ने किया। कौन सी सरकार? तो केना सरकार ने किया, है ना, नाम है ये केना सरकार, ऐसा नहीं कि कोई केना सरकार कोई सरकार है, नेतृत्व किया ये नाम है किसी का, ठीक है। केना सरकार ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब हुआ है ये आपके? तो लगभग 1760 से 1880 के 1800 तक के आसपास में हुआ था ये। 1760 से लगा के 1800 तक चला था। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह हो गया, ठीक है। चलिए और बात करें कौन से विद्रोह के बारे में। यहां पर अगला चर्चा करें कुछ विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। आप मुझे बताइए कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा विद्रोह है? कोल विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये चोर विद्रोह तो नहीं है, चोर तो नहीं है, यहां पर चेर हो सकता है ना, क्योंकि चोर विद्रोह तो अपन नहीं पढ़ के आते, चेर जरूर पढ़ के आते हैं। किसका? चेर विद्रोह, है ना। ये चोर तो नहीं हो सकता, यहां पर कुछ गलती हो सकती है यहां पर। चलो तब तक अपन चर्चा कर रहे हैं कोल विद्रोह
विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धा भगत ने किया था। कौन सा भगत? तो आप बोलोगे सर बुद्धा भगत। कौन सा भगत है? बुद्धा भगत है, ठीक है, बुद्धा भगत। बुद्धा भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व है तो आप बोलोगे सर संथाल विद्रोह भी बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र के अंदर होता है। और सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? तो आप बोलोगे सर सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। बुद्धा भगत बिल्कुल यहाँ पर मोंती कुमारी ने लिख के बताया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आपने सभी ने लिख के भी बताया। संथाल विद्रोह का तो आप बोलोगे सर संथाल विद्रोह का है वो आपका सिद्धू और कान्हू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिद्धू और कान्हू हो जाएगा, सिद्धू और कानून, ठीक है, याद रख लेना। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया तो बताओ भाई कौन से में भाग लिया है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये तो सभी बता ही दोगे है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तो सभी का आंसर आना चाहिए। बता दीजिए इसका आंसर। ये तो काफी बार मैंने आपको करवा रखा है इसके बारे में, तो ठीक है। 11 बजे वाली क्लास भी लिया जो है, सभी की सभी 11 बजे वाली क्लास के साथ में 3 बजे और 12:15 वाली क्लास भी जरूर लिया करो, ठीक है ना। चलो तो बता दीजिए कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? किस में भाग लिया? जल्दी से बताइए इसका आंसर। 16 में बी आंसर दे रहे हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बिल्कुल आसान था ये तो क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या होता है? तो आप लोग सर गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सा समझौता? गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। कब होता है? 1931 के अंदर होता है। और इसी के तहत गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से है, वो राजपुताना नामक जहाज में जाते हैं। कौन सी जहाज में जाते हैं? राजपुताना नामक जहाज के अंदर, जहाज में ये जाते हैं। और जैसे ही वापस आए तो इन्होंने वापस यहाँ पर एक आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं ना। वापस इन्होंने क्या कर दिया था? तो आप बोलोगे सर आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। राजपुताना जहाज में गए थे ये महात्मा गांधी। ओके, ठीक है, इतना याद रख लेना बस, और ज्यादा कुछ है नहीं आपके इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां पे किया? अनुमोदन के बारे में पूछा है कि भाई ये मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? प्रस्ताव लेकर आया हूं कि इस जो सम्मेलन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? तो आप सर सम्मेलन, सभी बैठे हैं, देखो ये सभी बैठे हैं। अब ये यहां पर प्रस्ताव आ रहा है, कहां पे आ रहा है ये आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन है। आज आपके हिस्ट्री के सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने जितने हो सके उतने पूरे टॉपिक, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन है ना, प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसा नहीं है कि ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, लगभग टॉपिक के क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं। तो यहां से क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे, है ना, काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से आप वीडियो को शेयर करो, अच्छे से वीडियो को देखो, याद करने की कोशिश करो, जितना बताता हूं उतना, ठीक है। सी आंसर मुंबई के अंदर गलतियां होगी, मैंने अभी कहा प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? प्रस्ताव लेकर आए हैं, ठीक है ना। चलिए तो बता दो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से बताइए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, सबका गलत हो गया। इसका मतलब सबका गलत हो गया। मैं बात करूंगा भारत छोड़ो के बारे में। किसके बारे में? तो आप सर भारत छोड़ो, है ना। आपको क्लास नहीं छोड़नी है तब तक जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाए। तो आपको भारत नहीं छोड़ना, तो यानी क्लास भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलिए, तो भारत छोड़ो के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 14 जुलाई की घटना है। कब की घटना? तो आप सर 14 जुलाई 1942। अब ये हो रही है कांग्रेस की बैठक। किसकी बैठक हो रही है? तो आप सर कांग्रेस की हो रही है बैठक। और ये बैठक के बारे में मैंने कहा, यही तो बैठक बना रहे हैं, देखो सभी की सभी बैठे हैं यहां पर। और ये प्रस्ताव लेकर आया। बात चल रही है वर्धा की। कहां की चल रही है? तो आप सर वर्धा की। तो ये बैठक हो रही है कहां पर? वर्धा के अंदर हो रही है। कहां पर हो रही है? वर्धा में। और यहां पर प्रस्ताव आता है। यहां पर क्या आता है? तो आप सर प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को अब कर लिया जाएगा स्वीकार। यहां पे तो प्रस्ताव लेकर आए, अगली बैठक के बारे में अपन बात करेंगे। स्वीकार कर लिया था, उसके बारे में अपन बात करें तो मुंबई के अंदर। कहां पर? तो आप सर मुंबई के अंदर है। मुंबई के अंदर क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया था। इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। वो बंबई के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान में किया था। कहां पे हुआ था? तो आप सर बंबई के अंदर, ठीक है। याद रह जाएगा? तो आप सर बिल्कुल यहां पर याद रह जाएगा, क्यों नहीं याद रहेगा? ये तो वर्धा के अंदर प्रस्ताव आता है, स्वीकार कर लिया जाता है मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में। अगली जो बैठक होती है उसमें स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। और ये कब होती है बैठक? तो ये होती है, देखो ये 14 जुलाई को होती है। अगली बैठक के बारे में अपन बात करें 7 अगस्त को होती है। कब? 7 अगस्त को। स्वीकार करते ही 8 अगस्त को क्या हो जाएगा? तो आप सर 8 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगा
आपका ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया, ये वाला समझ में आ गया हमें कि भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई को कांग्रेस की बैठक होती है वर्धा के अंदर, प्रस्ताव आया, फिर स्वीकार कर लिया जाता है। मुंबई वाली बैठक के अंदर 7 अगस्त को बैठक होती है और 8 अगस्त को प्रारंभ हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। बोलो इतना समझ में आ गया होगा? तो यहां पर आपको आंसर गलती सभी की थी इसमें, वर्धा के अंदर कहां पर अनुमोदन कहां किया गया था, यही तो आपसे पूछा था। ठीक है ना? चलिए ओके, अजय कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हमारी क्लास चलती है वो 11 बजे चलती है, 12:15 चलती है और 3 बजे चलती है, तीनों में आ जाया करो। जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर किया करो वीडियो को, ठीक है आप चैनल को, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। चलिए, क्योंकि पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में आपको बात करते हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में नहीं चर्चा करके अपन उसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करते हैं। ओके ठीक है, चलिए एक ही कमेंट कर दिया करो, ज्यादा आपको कमेंट करने की जरूरी है नहीं, एक एक कमेंट कर दिया करो ताकि सभी के कमेंट दिख जाए, है ना। अपन को ऐसे आड़ू की तरह वो नहीं करना कि खूब सारे ऐसे कमेंट कर दो कि बहुत सारे, ऐसे तो नहीं करना अपन को, ठीक है। कम, वैसे भी बच्चे कम रहते हैं तो उनके एक एक के सबके कमेंट दिख जाए तो अच्छा लगता है उस चीज को। ओके, मुझे दिख गया आप नए स्टूडेंट हो। ओके चलिए, तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा है। गवर्नर जनरल के बारे में आपसे पूछा है तो बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम जीजी कौन थे। प्रथम जीजी के बारे में आपको बताना है। सुनीता का आंसर, ओके। मोंती कुमारी का आंसर, जेनिस का आंसर, ठीक है सर। राजस्थान की, राजस्थान का शक्ति सिंह, अभी तो देखो राजस्थान का तो नहीं हो पाएगा ना, राजस्थान का फिलहाल अभी आपके जीडी की जो क्लासें चल रही है उसी के हिसाब से चल रही है ना। आपको झूठ नहीं बताऊंगा भाई, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि राजस्थान वाले करवा दूंगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, फिलहाल तो नहीं हो पाएगा, बाद में कुछ कह नहीं सकते। बी आंसर, बी आंसर सबका गलत हो गया। मतलब आप प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा है ना, अच्छा प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा है, मैं सोचा प्रथम आपसे पूछा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर हो गया, ये तो बिल्कुल सही आंसर हो गया, सबका बिल्कुल सही आंसर था इसमें। बी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन डी भी दे रहे हैं 18 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछा है ना, क्या पूछा है, भारतीय पूछा है। ये माउंटबेटन भारतीय था क्या, पहले तो ये देखो, नहीं था तो आप लोग सर नहीं था, तो बिल्कुल यहाँ पर सी राजगोपालाचारी कौन थे, तो आप लोग सर सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, याद रह जाएगा। भारत के एक तो अंतिम, आपसे पूछा जाए ना, भारत के अंतिम जीजी कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल वाइस राय कौन थे, तो आप बोलोगे सर सी राजगोपालाचारी थे। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कौन, तो आप बोलोगे सर ये भी सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के बारे में अपन बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले थे, स्वतंत्र भारत के पहले, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे, तो आप बोलोगे सर स्वतंत्र भारत के पहले थे वो माउंटबेटन थे। कौन थे, माउंटबेटन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। अब कैबिनेट मिशन के बारे में और क्रिप्स मिशन के बारे में सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूजन होता है, सर क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है। तो देखो कैबिनेट में कैबिनेट बनेगी, क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर कैबिनेट से कैबिनेट मंत्री आएंगे, बस इससे थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो याद रह जाएगा। कैबिनेट मंत्री बनेंगे यानी वो बाद में बनेंगे, कब बनेंगे, बाद में, यानी 1946, इसका मतलब क्रिप्स पहले आएगा। 1942 कब का है, 1942। अगस्त प्रस्ताव कब का है, अगस्त प्रस्ताव आपसे पूछा जाए 1940, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, याद रख लेना। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके किसके नेतृत्व में आया था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। कैबिनेट मिशन क्या किया गया था, आप बोलोगे सर कैबिनेट मिशन के तहत ही हमने संविधान सभा का गठन किया था। किसका गठन किया था, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किया था, इसी के तहत कैबिनेट मिशन के तहत किया था। सबको याद तो है ना, ये तो बिल्कुल याद होगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि मैंने आपको डिटेल के साथ में पढ़ा रखा है। कब होता है, तो आप बोलोगे सर जुलाई में होता है, जुलाई 1946 में। कब, जुलाई, यहाँ पर जुलाई 1946 के अंदर कैबिनेट, यहां पर संविधान सभा का गठन होता है। और इसमें सदस्य कौन कौन थे उनके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर 3 सदस्य थे जो महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में अपन बात करें। सबसे पहले एक तो खुद स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, याद रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल स्टेफोर्ड क्रिप्स। अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम थे, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। और एक जो रह गए वो रह गए आपके लॉरेंस, कौन रह गए, लॉरेंस रह गए, है ना। लॉरेंस विश्नोई नहीं है, लॉरेंस है, सर पैथिक लॉरेंस, कौन से हो जाएंगे, सर पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। बस यही तो आपसे पूछा था, अध्यक्ष बनकर आए थे, ये जो पूरा कार्यभार संभाला था वो सर पैथिक लॉरेंस ने संभाला था, सर पैथिक लॉरेंस, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी का इसके अंदर आपका सर माउंटफोर्ड नहीं थे, माउंटबेटन नहीं थे और लिनलिथगो भी नहीं थे। इसमें ये 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर कनिंगम और सर, यहाँ पर आपके थे ये पैथिक लॉरेंस थे, कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस थे। ओके ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है सभी का, तो ये याद भी रख लेना। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव,
दिखाओ। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखें। निम्न में से ऐसे 2 बार निम्न, ठीक है, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? भाई चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। देखो सभी के सभी एसएससी के पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको कहा भी है कि जल्दी अपन कोशिश करेंगे कि 2010 से 2023 तक के पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना, पूरे सभी जितने भी क्वेश्चन है। लेकिन आप कंटिन्यू आओगे तभी थोड़ा सा मन करता है ना इस चीज का, क्योंकि आपको इस तरीके से क्लासें जो आपको इतनी व्याख्या के साथ में बताते हैं वो आपको बहुत कम मिलेगी। 4 ऑप्शनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एक एक शब्द बताऊंगा। देखो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के अंदर बारदोली में दी गई, 1928 में दी गई, बस इतना सा बता दूंगा। फिर इसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा, और फिर वो एक साथ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। तो इससे अच्छा है अपन एक बार पूरा का पूरा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोलिए याद रहेगा आपको, ठीक है। 20 के अंदर आप आंसर दे रहे हैं डी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, डी आंसर। नाम चंपारण सत्याग्रह में नहीं जुड़ा हुआ था। चंपारण में किसका नाम नहीं जुड़ा हुआ था यही तो पूछा है, तो यही आपको मैं बता ही रहा था। आप बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सरदार पटेल ये नहीं गए थे इसके अंदर। चंपारण सत्याग्रह कब का है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1917 के अंदर। नील विद्रोह कौन सा? तो सर नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति थी। कौन सी थी? 3 कठिया पद्धति थी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेने आए थे। बात चल रही है बिहार की, कहां की चल रही है? तो सर जियो बिहार के लल्ला, तो यहां पर बिहार की बात चल रही है। चंपारण सत्याग्रह होता है, सबको पता है ये तो। इसमें सदस्य के बारे में अपन बात करें तो सर चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गया था ना, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए महात्मा की उपाधि कब दी गई? 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है, उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। इसके सदस्य तो सर अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे। ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में राजेंद्र प्रसाद भी थे। कौन गए हुए थे? तो सर राजेंद्र प्रसाद भी साथ में थे, राजेंद्र प्रसाद भी साथ में थे। एक नाम अपन बात कर सकते हैं जिसके बारे में अपन बात करें तो मजदल उल हक थे। क्या नाम थे? तो सर मजदल उल हक। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मजदल उल हक, ठीक है। ये नाम है, ये नाम है। तो ये सभी के सभी साथ में गए थे चंपारण। कहां पर गए थे? चंपारण गए थे। और महात्मा की उपाधि भी मिली है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन रोलेट एक्ट के बारे में है। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो रोलेट एक्ट तो सर न अपील, न दलील, न वकील वाला ये कानून है। इसके बारे में आपको बताना है कब की घटना है। 1919 का एक्ट है। कब का एक्ट है? तो सर ये 1919 का एक्ट, रोलेट एक्ट, जिसको न तो अपील कर सकते हो आप, न तो क्या कर सकते हो? तो सर न तो अपील कर सकते हैं, न ही वकील मिलेगा, और न ही आप दलील कर सकते हो। नहीं क्या कर सकते हो? दलील कर सकते हो। इस एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर इसको कहते हैं काला कानून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें तो ये रोलेट एक्ट का विरोध किया। क्या किया? तो सर विरोध किया, और विरोध किया तो एक यहां पर राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। क्या मनाया? राष्ट्रीय अपमान दिवस। कब मनाया यही तो आपसे पूछा है, तो बताइए कब मनाया गया? तो सर 1919 की जब घटना है तो 1919 ही आएगा इसके अंदर भी। 6 अप्रैल 1919, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए याद रख लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चुना गया था। तो 1938 के अंदर अध्यक्षता के लिए अधिवेशन किसने की थी, यह आपसे पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप सोचिए 1938 की घटना है। कब की घटना? 1938 की। कल मैं आपको बताया था 1939 की घटना। 1939 तो सर 1939 वाली तो आप बता रहे थे त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा है? त्रिपुरी अधिवेशन। बताओ अध्यक्ष चुन कौन लिया जाता है? तो सर सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं। कौन चुन लिए जाते हैं? बोस। लेकिन गांधी जी किसको बनाना चाह रहे थे? तो सर गांधी जी है वो सी राजगोपाल, पट्टाभी सीतारमैया को। किसको? सी राजगोपाल नहीं, पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी कहे कि इनको बनाना चाहते हैं। यहां पर बोस को बना दिया। बोस को ये सब कुछ पता चला कि नहीं ऐसा हमारे साथ में गलत हो रहा है। बोस ने दे दिया त्याग पत्र। क्या दे दिया? तो सर त्याग पत्र दे दिया। ये मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरी की, ये तो आपको बताना है ना, ये तो
मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। बोस ने त्यागपत्र दे दिया, तो अब बोस की जगह पर अध्यक्षता कौन करेंगे, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर इनकी जगह अध्यक्षता की थी, वो की थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है ना। तो ये तो आपका त्रिपुरी अधिवेशन है। बात करेंगे 1938 का, कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? हरिपुरा अधिवेशन। किसने अध्यक्षता की? तो आप बोलोगे सर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बिल्कुल ए आंसर सभी का सही आंसर है, ठीक है ना। ए आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है, याद रख लेना, ठीक है। इसी के तहत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, इसी हरिपुरा अधिवेशन के अंदर 1938 के अंदर। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपके नियोजन समिति, कौन सी समिति हो जाएगी? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, नियोजन समिति का गठन, नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो आप बोले सर ये गठन किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया? सीमा के बारे में पूछा है, जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर। भारत के बीच में सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? सबको पता है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। तो आप बोले सर सिरिल रेडक्लिफ थे। सर सिरिल रेडक्लिफ कब की बात है? तो आप बोले सर 17 अगस्त की बात है। कितनी अगस्त? 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने कलम के द्वारा, किसके द्वारा? तो आप बोलोगे सर कलम के द्वारा देश की, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी है जो कलम के द्वारा निर्धारित की गई है। किसके द्वारा? कलम के द्वारा निर्धारित करके सीमा बना दी गई, ये सर सिरिल रेडक्लिफ। उस समय रेडक्लिफ सीमा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? हैदराबाद का निजाम, क्योंकि हैदराबाद है वो भारत में मिला ही नहीं। हैदराबाद कह रहा है स्वतंत्र हो गए, फिर भी बोल रहा है कि मैं नहीं मिलूंगा। किस में जाऊंगा? हैदराबाद देखो कहां पर है, आपको देखो अंदाजा लगाओ पाकिस्तान कहां पर है, हैदराबाद कहां पर है, और हैदराबाद वाले क्या बोल रहे हैं कि हम किस में मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। कहां से मिल जाओगे? नहीं मिलोगे, है ना। कहां से मिल जाओगे? नहीं मिलने देंगे। तो हैदराबाद है यहां पे, पाकिस्तान है यहां पे, ठीक है, पाकिस्तान है यहां पे। अब बताओ पाकिस्तान इधर था, पाकिस्तान इधर था, और हैदराबाद वाले बोल रहे हैं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है ना। तो नहीं मिलने देंगे, क्या करेंगे? तो सर इनको नहीं मिलने देंगे, और नहीं मिलने देंगे तो फिर ऑपरेशन होता है पोलो। कौन सा पोलो? तो आप ऑपरेशन पोलो होता है, ये याद रख लेना। ऑपरेशन पोलो था, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को किस में मिलाया? तो आप बोलोगे सर भारत में मिलाया। किस में मिलाया? भारत में मिलाया था। और उस समय निजाम कौन था? तो उस समय निजाम था उस्मान अली था। कौन सा अली? उस्मान अली था, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को प्रस्ताव किया गया था। लाहौर अधिवेशन के बारे में आपसे पूछा है, तो सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी जुड़े हैं। लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना, तो आप सर 1906 के अंदर स्थापना होती है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है 1940। जिन्ना ने अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी? जिन्ना ने अध्यक्षता की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान अलग से क्या किया? तो आप सर पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। किसका प्रस्ताव? पाकिस्तान का, यानी मुस्लिम देश पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था, वो इसी लाहौर अधिवेशन में रखा गया था 1940। सबका आंसर सही था। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर दिल्ली दरबार। 1912 के अंदर क्या लगता है? तो आप सर दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम आते हैं। कौन आते हैं? जॉर्ज पंचम आते हैं। अब बताओ जॉर्ज पंचम आएंगे तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जॉर्ज पंचम आए तो इनके लिए क्या बनाया गया। तो आप सर दिल्ली, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। अब ये गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहां पे बनाया? तो आप सर ये पानी के मार्ग से आएंगे, इधर से आएंगे तो यहां पर मुंबई है। यहां पर क्या है? तो आप सर मुंबई है, ठीक है। अब स्वागत होएगा यहां पर, क्योंकि दिल्ली है यहां पर, दिल्ली है यहां पर, तो स्वागत होएगा यहां पर। और यहां पर एक गेट बना दिया, उसको कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। ये मुंबई के अंदर है। कहां पर है? मुंबई के अंदर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा है 1911 में। हाँ 1911-12 में, ठीक है ना, 1911-12 था। ओके, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इनके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बिसेंट और कौन थे? तो आप सर तिलक थे। कौन थे? तिलक। 1916 के अंदर, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। एनी बिसेंट थे, और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया, और यह समिति कौन सी थी उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर।
27 में बी आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सभी को पता भी होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो आप बोलोगे सर 13 अप्रैल को होता है। कितनी अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, जनरल ओ डायर था। कौन था? तो आप बोलोगे सर डायर। इस डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। किसने की? उधम सिंह ने हत्या की थी। ठीक है, चलिए इस डायर ने क्या कर दिया, तो आप बोलोगे सर गोलियां चलवाने के दे दिया था। उस दिन बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। ठीक है, चलिए और यहां पर अपन बात करें, उसके बाद में जांच होती है। जांच होती है तो आता है समिति, आती है एक हंटर समिति। हंटर आयोग आपसे पूछा जाए ना, कौन सा आयोग, तो आप बोलोगे सर हंटर आयोग। तो ये हंटर आयोग है वो तो इंपॉर्टेंट कर लेना, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। और हंटर समिति है वो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ में किया था? स्वराज पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कौन सी पार्टी है, तो बोलिए सर स्वराज पार्टी। जब भी स्वराज पार्टी का नाम आ जाए सीधा सीधा 1923 याद आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? 1923। मोतीलाल नेहरू और बताओ कौन थे, तो आप बोलिए सर चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। मध्य प्रांत में सबसे ज्यादा सीटें, मध्य प्रांत के अंदर ये चुनाव लड़े। क्या लड़े? तो आप बोलिए सर इस स्वराज पार्टी है तो आप बोलोगे सर पार्टी है तो चुनाव ही लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़े ये, और चुनाव के अंदर है वो सर्वाधिक सीटें मध्य प्रांत से जीत कर आए। कहां से? मध्य प्रांत से। बाकी भी जीत कर आए, बंगाल बिहार के में भी जीते, लेकिन वहां पर कम थे। लेकिन यहां पर अपन बात करें मध्य प्रांत से सबसे ज्यादा इन्होंने सीटें जीती थी। ओके, चलिए और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जितने भी जुड़े हैं सभी आंसर दो, है ना। सभी के नाम ले लेते हैं एक बार, और जितने भी जुड़े हैं आंसर दीजिए आप जल्दी से। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। श्रुति का आंसर, जेनिस का, मोंती का आंसर, और यहाँ पर निशा का आंसर है, मनीष का आंसर बिल्कुल ठीक है, सुनीता का आंसर, सिमरन का आंसर बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए बाकी सभी का अच्छा आंसर आ रहा है। जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ये आपसे पूछा है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था सेवाग्राम, टोलस्टॉय फॉरम, साबरमती आश्रम, ये बिल्कुल किए थे। लेकिन पवनार के बारे में अपन बात करें, विनोबा भावे ने। किसने? पवनार आश्रम किसका है? विनोबा भावे का है। किसका है? विनोबा, इनोवा नहीं है, विनोवा है ना, विनोवा भावे हो जाएंगे। ठीक है, विनोवा भावे का है। ठीक है, चलिए तो याद रख लेना, बस इतना सा याद रखना है। पवनार आश्रम किसका है? विनोवा भावे का है। टोलस्टॉय तो आप सभी को पता होगा। टोलस्टॉय के बारे में अपन बात करें तो ये तो कहां पर? अफ्रीका के अंदर। कहां पर? तो आप बोलोगे सर दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर टोलस्टॉय आश्रम है। ये इन्होंने टोलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम, कौन सा आश्रम? फिनिक्स, ये भी याद रख लेना, फिनिक्स आश्रम। ये दोनों के दोनों अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने यहां पर स्थापित किए थे। थोड़ा सा जल्दी रहता है क्योंकि 1 घंटे के अंदर क्लास कंप्लीट करनी रहती है। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, और आप इस चीज पर थोड़ा सा विचार कर लो कि भाई 2010 से सर पुराने पेपर इसी तरीके से करवा दो, है ना, इसी व्याख्या के साथ में, यानी इन्हीं व्याख्याओं के साथ में आप थोड़े से इस चीज पे थोड़ा देख लो। ठीक है, तो इस चीज पर आप यदि देखोगे तो आप बता दो, है ना। नहीं तो बाकी 11 बजे वाली तो ये तो क्लास चलेगी चलेगी, फिर आपके ये तो आपके फ्री में जो क्लास चल रही है ये तो आपके चलेगी। अब आप बोलोगे सर नहीं पेड में मत करना, है ना, तो देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर बिल्कुल कितने दिन फ्री के अंदर रहेगा, थोड़ा बहुत पेड रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपए रहेंगे, इससे ज्यादा करेंगे नहीं, है ना। 50-60 रुपए पूरी कोर्स का, ऐसा नहीं कि 1 महीने का, पूरे कोर्स का, है ना, पूरे कोर्स का ही रखेंगे, ताकि क्या कि सभी क्वेश्चन अटेंड भी कर लो और सभी इसको ज्वाइन भी कर लो, जिससे थोड़ा बहुत हमारा भी यहाँ का खर्चा निकल जाए, जो लाइट का है, बोर्ड वगैरह का जो खरीदे हैं उनका भी थोड़ा बहुत निकल जाए, है ना। तो इनसे यूट्यूबों से तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे निकल जाए तो थोड़ा बहुत इस चीज को भी आप देख लो। बाकी अपन अपने ईमानदारी से जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे आपके लिए, जितना हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक है ना। चलिए सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।